लीजिए, आज तारीख है 5 अगस्त और साल है 1943। एक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़े हैं और दूसरी ओर है इंडियन नेशनल आर्मी। और पडांग के नाम से मशहूर ये मैदान गूंज रहा है चलो दिल्ली और जय हिंद के नारों से। ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दिस बिल्डिंग होल्ड्स रेलेवेंस नॉट जस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ सिंगापुर बट ऑल्सो इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इस बिल्डिंग को 1929 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट ए गॉर्डन ने डिज़ाइन किया था। दिस बिल्डिंग इज़ कॉल्ड सिटी हॉल। उस वक्त यहाँ पे सिंगापुर के सारे म्यूनिसिपल इश्यूज़ हैंडल किए जाते थे इसी बिल्डिंग से, लेकिन आजकल इस बिल्डिंग में है नेशनल गैलरी ऑफ सिंगापुर। 2 जुलाई 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुँचे। मकसद था आईएनए का रिवाइवल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नहीं कई बार आईएनए का निरीक्षण इसी मैदान पर किया और पडांग के इसी मैदान पर 5 अगस्त 1943 को नेताजी ने आईएनए के साथ मिलकर चलो दिल्ली और जय हिंद के नारे लगाए। आईएनए का लाइफ स्पैन बहुत छोटा था। इट वाज फॉर्म्ड इन 1942 एंड डिसॉल्व्ड इन 1945। लेकिन जैसा किसी ने कहा है ना कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और इस कहावत पर खरी उतरी आईएनए। तभी तो आज तक ना कोई आईएनए को भूल पाया है और ना ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। इस बिल्डिंग से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है आईएनए वॉर मेमोरियल। आइए आपको वहाँ ले चलूँ। 8 जुलाई 1945 को नेताजी ने इस जगह पर आईएनए वॉर मेमोरियल का फाउंडेशन स्टोन रखा। द मेमोरियल वॉज डेडिकेटेड टू द अननोन वॉरियर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। लेकिन इस मॉन्यूमेंट के बनने के 2 महीने बाद ही इसे लॉर्ड माउंटबेटन के हुक्म पर तुड़वा दिया गया था। ओरिजिनल मेमोरियल की साइट को मार्क करने के लिए 1995 में सिंगापुर हेरिटेज बोर्ड ने इस जगह, जिसे एस्प्लेनाड पार्क भी कहा जाता है, यहाँ पर ये एक मॉन्यूमेंट बनाया। फ्रीडम इज़ ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड, लेकिन आप जब कभी ऐसी जगह पर आकर खड़े होते हैं तो आपको इस बात का एहसास होता है कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। यह एहसास होता है कि आपकी आज़ादी के लिए कितने ही लोगों ने अपनी जान तक की कीमत भी चुका दी थी। लिविंग यू गाइज विद दिस थॉट, टिल वी मीट अगेन, स्टे सेफ एंड स्टे फिट। नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ है। सिंगापुर के साथ नेताजी का एक ऐतिहासिक संबंध रहा है। नेताजी के सिंगापुर सहवास, मलाया और सिंगापुर में दूसरे विश्व महायुद्ध के दौरान गतिविधियों के बारे में और ज्ञान हासिल करने के लिए हम मिलेंगे आज डॉक्टर गौरी कृष्णन के साथ। नमस्ते गौरी जी। नमस्ते। एक जानी मानी क्यूरेटर, कला इतिहासकार तथा शोधकर्ता डॉक्टर गौरी कृष्णन का विश्व रंग के मंच पर स्वागत है। खूब खूब धन्यवाद। तो आपसे मैं जो प्रश्न पूछना चाहती हूँ गौरी जी, आजाद हिंद फौज का सिंगापुर के साथ संपर्क और नेताजी का योगदान भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में जो था वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसके ऊपर आप कुछ हमें ज्ञान दीजिए। तो ये थोड़ी एक पहले पूर्व भूमिका समझनी होगी। हम सब ये जानते हैं कि आजाद हिंद फौज की नींव सिंगापुर में ही रखी गई थी और यहाँ से काफी सिपाहियों को मोबिलाइज किया था। पर जब नेताजी सिंगापुर आए 1943 में जुलाई में, तो उस वक्त यहाँ पर ऑलरेडी तब ब्रिटिश चले गए थे और जापानियों का राज था, और यहाँ के जो इंडियन सोल्जर्स जो ब्रिटिश आर्मी में उस वक्त थे उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाया गया था। और ये लोगों के एक लीडर थे कैप्टन मोहन सिंह, और एट द सेम टाइम जापान में एक भारतीय लीडर थे श्री रासबिहारी बोस। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का आंदोलन शुरू किया था और उनकी काफी उम्र भी हो रही थी, तो उनको भी एक लीडर की जरूरत थी जो नौजवान हो, आइडियलिस्टिक हो और जिसका एक कैरिस्मा हो। तो उन्होंने, जब नेताजी सिंगापुर आए तब वो बर्लिन गए थे, भारत से वो बर्लिन गए थे, वहां उन्होंने आंदोलन शुरू किया और फिर उन्हें लगा कि अब हमें साउथ ईस्ट एशिया में पहुंचना चाहिए, वहां से फिर भारत की तरफ कूच करनी है। तो वो मलाया पहुंचे। तो उनका बर्लिन से सिंगापुर आना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उस वक्त ये पूरी जो पूर्व भूमिका बनी हुई थी और लोगों की जो भावनाएं थी इतनी जागरूक हो गई थी, और उनके आने से उसमें 4 चांद लग गए। तो जब वो आए, उन्होंने बागडोर संभाली, आजाद हिंद फौज की तब रचना हुई।
जो भारतीय प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको मिला के और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को मिला के फिर INA बना। और उन्होंने जो फेमस उनका स्पीच है प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बनाने के लिए, उन्होंने जो प्रोक्लेमेशन किया थोड़े महीनों के बाद किया, बट उसके पहले जब आजाद हिंद फौज की रचना हुई, उन्होंने वो चलो दिल्ली का जो नारा लगाया अपने फेमस कैथे सिनेमा हॉल में से, और उसके चंद दिनों के बाद उन्होंने पाडांग में, जो बहुत बड़ा सिंगापुर में एक मैदान है जहां पर सिटी हॉल बना हुआ है, तो उसके स्टेप्स पर से उनके वहां पर एक मचान लगा था जिसपे उनके जो लीडर्स थे और नेताजी एज देयर कमांडर, और उस वक्त जापान के प्राइम मिनिस्टर टोजो भी वहां आए थे। उन्होंने कुछ 13,000 सोल्जर्स का, सिपाहियों का मुआयना किया, और तब हमें पहली बार फोटोग्राफिक एविडेंस से पता चलता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग भी आए थे उनको मिलने। कुछ कहते हैं कि 60,000 लोग उनका प्रवचन सुनने आए थे, और उनका जो नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इट वाज रियली इलेक्ट्रीफाइंग। और फिर INA की शुरुआत हुई। उन्होंने काफी फंड रेजिंग भी किया, और भारतीय ओरिजिन के जो लोग यहाँ रह रहे थे, जो या तो भारत से आके बस गए थे या कुछ 2-3 जनरेशन से ऑलरेडी मलाया में रह रहे थे, सभी में इतना उत्साह उन्होंने जगाया। और ऑर्डिनरी लोग, ऑर्डिनरी इवन छोटे छोटे बच्चे, उनके जो डोनेशन के लिए उन्होंने जो नारा लगाया उसमें वो शामिल हो गए थे। तो बहुत बड़े खुले दिल से उनको वेलकम किया गया था। आजाद हिंद फौज की जब चर्चा हो रही है तो मैं उसकी गतिविधियों के बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगी। हाँ, तो ये भी बहुत एक अनोखा प्रसंग है। भले भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में उसका बहुत छोटा समय है, बिकॉज इट्स ओनली अबाउट 2 या 3 साल, ज्यादा नहीं, और उनको पराजित होना पड़ा और वापस आना पड़ा, बट दैट इज अनदर स्टोरी। जो इम्पोर्टेंट बात है, जो महत्व की बात है, वो ये थी कि उन्होंने पूरा प्लानिंग किया। उन्होंने जो फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे स्टैम्प्स, करेंसीज, फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ उन्होंने प्लान किया। उनके मिनिस्टर्स भी थे, और हमें उसका भी फोटोग्राफिक एविडेंस मिलता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे मिलिट्री, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, लॉ, हेल्थ केयर, सारे डिपार्टमेंट्स थे। उनके पास एक स्त्री मिनिस्टर भी थी, जो आप बहुत अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कि अपना रानी झांसी रेजिमेंट करके एक पहला दुनिया का प्रथम स्त्री यूनिट, जो मिलिट्री फाइटिंग यूनिट, नॉट सपोर्टिंग यूनिट, उन्होंने बनाया था। उनका वो सुकानी पद उन्होंने संभाला था। रानी झांसी रेजिमेंट के बारे में हमें कुछ और बताइए, इसका निर्माण क्यों हुआ था और उसके कार्य क्या थे? हाँ, तो वो नेताजी के जो विचार थे वो बहुत ही खुले विचार थे, वो ओपन माइंडेड थे, और वो चाहते थे कि स्त्रियां भी शामिल हो सकती। मतलब उन्होंने किसी क्लास या कास्ट या जेंडर को कभी ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने सभी को आमंत्रित किया, और हम कहा कि जो अगर सोल्जर नहीं बन सकता है, सिपाही नहीं बन सकता है, तो बाहर से भी सपोर्ट कर सकते हैं आप। तो उन्होंने स्त्रियों को, उसमें भी जो लड़कियां शामिल हुई थी वो बिल्कुल टीनेजर्स थे, दे वर ओनली 14-15 साल की लड़कियां थी, और ऑफ कोर्स बड़ी औरतें भी थी, बट जिनके पास फैमिली को संभालना था तो वो तो नहीं निकल सकती थी। वैसे हालांकि ऐसे कई कपल्स थे जो अपने बच्चों को किसी और के साथ छोड़ के या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ छोड़ के पूरा हस्बैंड वाइफ दोनों शामिल हो गए थे INA में। तो इनकी जो गतिविधियां थी वो मेनली ट्रेनिंग थी, मिलिट्री ट्रेनिंग थी, नर्सिंग ट्रेनिंग थी, और लड़कियों को काफी हौसला बढ़ाया गया था कि आपको जब फ्रंट में जाना होगा तो आप कैसे ये पूरी सिचुएशन टैकल करोगे। तो देयर वाज नो डिस्टिंक्शन और डिस्क्रिमिनेशन। और कई स्त्रियां अभी भी हैं जो मेजॉरिटी रानी झांसी रेजिमेंट की स्त्रियां अभी तो है नहीं जो काफी लीडरशिप रोल में थी, पर जो भी अभी बच गई हैं, और हमने जब उनसे इंटरव्यू किया है तो हमें लगा कि उनकी जो
एनर्जी है, उनमें जो शक्ति है, नेताजी का नाम पढ़ते ही वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। और उसी तरह का उनका जो आउटलुक है और जो सारी उनकी मेमोरीज हैं वो इतनी क्लियर हैं। वो अभी भी हमें बताते हैं कि हम दिनचर्या हमारी कैसी होती थी, हम किस तरह से हमें, और नेताजी खुद आके उनके साथ शामिल होते थे, गाने गाते थे, स्किट करते थे, परफॉर्मेंस हर शाम को बैठते थे पूरे सोल्जर्स के साथ। तो ही वॉज अ लीडर हु वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ऐसा कह सकते हैं। इतनी हमें ज्ञान मिल रहा है जो कि मुझे तो खासतौर से पहले पता नहीं था बिल्कुल ये सब। अच्छा, INA मॉन्यूमेंट जो है वो सिंगापुर स्काईलाइन का एक अभिन्न और एक अटल स्मृति चिन्ह है। इसके पीछे का इतिहास बताइए। ये बहुत दिलचस्प कहानी है और इसमें काफी पॉलिटिकल एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी है। लेकिन हिस्टोरिकली अगर देखें, ऐतिहासिक तौर पे देखें तो जब INA उन्होंने की नींव शुरू हुई तभी नेताजी को मालूम था कि इसका जो फ्यूचर क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे ही लाइफ टाइम में इसका फाउंडेशन स्टोन जो है, उसकी जो नींव है वो रखी जाए। तो उन्होंने जल्दी से एक मॉन्यूमेंट बनाया। तो उस मॉन्यूमेंट में ये था कि उन्होंने जो उनके INA के जो मोटो कहते हैं, या जिससे जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं जिनसे सैनिकों को इंस्पायर किया जाता है, तो ये 3 शब्द थे जिसको इन्होंने एच करवाया मॉन्यूमेंट पे। वो जो 3 वर्ड्स हैं ये है इत्तेहाद, यूनिटी, इत्मद, फेथ, और कुर्बानी, सैक्रिफाइस। तो ये 3 शब्द उनके जो सिपाही थे, सैनिक थे, वो हमेशा अपने दिल से दिल के करीब रखते थे। अब ये हुआ कि जब मॉन्यूमेंट बन गया उसके बाद फिर 1945 में जापानियों को सरेंडर करना पड़ा और ब्रिटिश वापस आ गए। तो जब ब्रिटिश वापस आए तो उन्होंने सारे जो स्मृति चिन्ह जापानियों के साथ जुड़े हुए थे उसको मिटाना शुरू किया। तो जनरल माउंटबैटन ने एक्चुअली बताया कि इसको डायनामाइट कर दिया जाए और डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो आज की तारीख में जब 1995 में वर्ल्ड वॉर 2 का 50 साल पूरा हुआ है, उसकी एनिवर्सरी पे नेशनल हेरिटेज बोर्ड ने उसका उसकी मेमोरी में एक मॉन्यूमेंट अभी बनवाया, इंस्टॉल कराया, जो आज भी लोग एस्प्लेनेड पे देख सकते हैं। और जब भी इंडिया से कोई, भारत से कोई नेता लोग आते हैं या स्टूडेंट्स आते हैं तो हमेशा वहां जाते हैं और फूल चढ़ाते हैं, और ये जो कुर्बानी है हमारे सैनिकों की और नेताजी की, उसको हमेशा याद रखते हैं। तो ये अभी भी अमर है, ये स्मृति अमर रहेगी। मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तब भी वहां बहुत आयोजन हुआ था श्रद्धांजलि का। हाँ, हम भी शामिल हुए थे उसमें। जी। अच्छा, ये बताइए कि सिंगापुर के वासी नेताजी और INA को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, और यहाँ के संग्रहालय, खासकर इंडियन हेरिटेज सेंटर में नेताजी को क्या स्थान दिया गया है? हाँ, पहले ऐतिहासिक तौर पे देखेंगे कि नेशनल मतलब जो वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री है, दूसरे विश्व युद्ध की जो हिस्ट्री है, उसमें जापानी जो यहाँ पर कंट्रोल था जो 3 साल 1942 से 45 में, INA का मेंशन जरूर होता है। मतलब ये तो नहीं है कि लोग INA की स्मृति भूल गए हैं, आजाद हिंद फौज को भूल गए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन पूरी तरह से इस प्रसंग को कहें या इस आंदोलन को कहें, इतना अच्छी तरह से रिसर्च नहीं किया गया है। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है जिसमें नेताजी की, भले नेताजी को सब अच्छी तरह जानते हैं और उनको रिकॉग्निशन भी दिया है, बट भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में उनका जो स्थान होना चाहिए वो अभी तक उन्हें नहीं मिला है। और जब बात करें ऑर्डिनरी सिटीजन्स की, जो सामान्य साधारण लोग थे जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा के भारत को स्वतंत्र बनाने में योगदान दिया,
उनका भी अभी तक कई लोगों को तो कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिला है। तो हम जब भारतीय हेरिटेज सेंटर जो यहाँ पर बना है, विरासत केंद्र बना है सिंगापुर में, जिसके साथ मैं काफी शुरुआत से जुड़ी हुई थी, तो हमने काफी कोशिश की कि हम ऐसे लोगों को मिले जो अभी भी जिंदा हैं और जिनको ये स्मृति है क्योंकि वो उसका हिस्सा थे। तो हमने कई लोगों को इंटरव्यू किया है, तो वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन जो हिस्टोरिकली जो हम कहते हैं कि राष्ट्रीय वर्णन या नेशनल नैरेटिव, उसमें इतना इसका स्थान इतना आगे नहीं है, क्योंकि सिंगापुर एथनिक ग्राउंड्स पे हिस्ट्री नहीं, पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं लिखता है और वो उनका अपना एक नजरिया है। तो हमने जब अपना विरासत केंद्र बनाने की कोशिश की और उसमें हमने पूरा एक सेक्शन बनाया पॉलिटिकल एंड सोशल अवेकनिंग करके, तो उसमें हमने गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र, ये चारों लीडर्स का हमने जो योगदान है और उनकी लाइफ और जो उनके प्रसंग सिंगापुर के साथ जुड़े हुए हैं उसका विवरण किया। और फिर हमने लोगों के घरों से डॉक्यूमेंट जो कहते हैं स्मृति चिन्ह, मेमोरेबिलिया या दस्तावेज जो भी कुछ थे, वो हमने इकट्ठा करने की कोशिश की। तो कई लोगों ने हमें फोटोग्राफ्स भेजे, कई लोगों ने अपने छोटे छोटे मोमेंटोज भेजे जो उन्होंने कहा उनके नेताजी के साथ जो सहवास था उसके चिन्ह हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान एक्चुअली जो रहा वो सिंगापुर के जो प्रेसिडेंटशिप, भूतपूर्व प्रेसिडेंट थे लेट श्री SR नाथन, तो वो उस वक्त एक टीनेज बॉय थे। मतलब जब नेताजी आए, वो खुद कहते हैं कि आई वाज अ टीनेजर और मैं उनका स्पीच सुनने गया था पाडांग में। तो उस वक्त जो प्रभाव हुआ था उनके ऊपर बचपन में, वो जब वो लीडर बने और सिंगापुर में उन्होंने इतनी बड़ी भूमिका निभाई, तो उस वक्त उन्होंने काफी कुछ चीजें कलेक्ट की नेताजी और INA के रिलेटेड। तो ये सारी चीजें उन्होंने इंडियन हेरिटेज सेंटर को, विरासत केंद्र को भेंट में दे दी हैं डोनेशन के तौर पे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है, वो दस्तावेज है, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये मुझे लगता है सबसे जो मतलब कोई भी सिंगापुर आए और ये अगर INA से रिलेटेड कोई चीज जानना चाहे तो एक है ये पडांग पे जो मॉन्यूमेंट है एस्प्लेनेड पे, और ये अपना प्रोविजनल प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दो चीज देखना बहुत जरूरी है। गौरी जी, आपने इतना कुछ ज्ञान हमें दिया और बिल्कुल पुराने बीते दिनों की इतिहास को उजागर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ हम डॉक्टर गौरी कृष्णन से विदा लेते हैं। हमारे साथ इतिहास के पन्ने साझा करने के लिए बहुत आभार। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते।